है वो सबको यहाँ पे मिलेगा। और आप देखोगे कि 40 साल से मैंने क्या देखा है कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन ये जो जितने भी केजरीवाल जी रहे हैं, कोई भी लाइसेंस वगैरह नहीं रुकता था, किसी फैक्ट्री वाले को परेशान नहीं किया जाता था, सारे काम टाइम पे हो जाते थे। यहाँ पे 10,000 रुपये मांगते थे काम के लिए, वो 1 रुपया भी लेना उन्होंने बंद कर दिया। तो ये सारा जो है आपके सामने है। ये तो बोले भारत माता की, केजरीवाल। थैंक यू अंकल अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आप लोग कोई भी जिनका लाइफ उस 49 डेज में अफेक्टेड हुआ था, अपना एक छोटा सा स्टोरी शेयर कीजिए और जरूर से शेयर कीजिए। मैं अल्पना सक्सेना चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में काम पड़ता है। उन दिनों जब 49 डेज थे, मेरे काम सारे फटाफट हुए और सब बड़े सुचारू रूप से हुए। मुझे किसी तरह की कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। चाहे मैं वैट सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में गई, चाहे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गई, मेरा काम बहुत जल्दी और सब सही से हुआ था। थैंक यू। एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं अल्पना सक्सेना चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ग्रेट, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। हेलो, आप सभी को नमस्कार। अपने अनुभव, अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक 2-4 लाइनों का एक शेर है, वो सुनाना चाहूंगा आपको। लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि रवानी नहीं है। लहरों को, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में है ये। लहरों को शांत देखकर यह मत समझना कि रवानी नहीं है। जब हम उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। जब हम उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, जब तक हमने उठने की ठानी नहीं है। तो सभी एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का तूफान बन के उठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपसे अनुभव शेयर करना चाह रहा था। मैं हरियाणा से हूँ, महेश गुप्ता मेरा नाम है। हमारे कई मित्र, हमारे दोस्त हरियाणा से ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। वो उनकी गाड़ियां दिल्ली में आती हैं। तो जब हमारी सरकार थी 49 दिन, तो तब उन्होंने कहा कि हमारे को किसी भी पुलिस वाले ने हाथ नहीं दिया, गाड़ी नहीं रुकवाई, पैसे नहीं लिए। तो बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के। तो एक बार हम अपने एरिया में प्रचार कर रहे थे पार्टी का, तो हमें एक ट्रांसपोर्ट वाले मिले। बोले भाई साहब ये झूठी बात है। मैंने कहा जी आपको दिल्ली जाए कितने दिन हुए? उस टाइम हमारी सरकार बने करीब 20 दिन हुए थे। तो मैंने कहा आपको दिल्ली जाए कितने दिन हो गए? बोले नहीं मैं तो नहीं गया हूँ, अभी काफ़ी दिन हो गए। तो मैंने कहा आप अपनी गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उनसे बात कीजिए। तो उन्होंने मेरे सामने अपनी गाड़ी के ड्राइवर को फ़ोन लगाया, क्योंकि वो दिल्ली की ट्रांसपोर्ट कंपनियों से जुड़ी हुई थी गाड़ियाँ उनकी। तो ड्राइवर ने उनको बताया कि जी हम पूरी दिल्ली में अपना माल लोड करके इधर से उधर जाते हैं, हमारा एक पैसा भी कहीं पर भी हमने नहीं दिया जब से केजरीवाल जी आए। तो ये सबसे बड़ी बात महसूस की। उसके साथ साथ समय है तो मैं 2 मिनट और को, उसके साथ साथ जब हमारी सरकार 49 दिन बनी, तो हमसे एक एक दिन का हिसाब मीडिया मांग रहा था। मीडिया तो क्या मांग रहा था, मीडिया के पीछे कुछ लोग थे, वो मांग रहे थे। आज 30 दिन हो गए, आज 31 दिन हो गए, केजरीवाल जी ने ये वायदे किए थे, ये पूरे नहीं हुए, ये पूरे नहीं हुए। तो बड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन अब मोदी जी आने के बाद मैं सोचता हूँ कि वो मीडिया गया कहाँ। अब तो 210 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनके जो वायदे किए गए थे 100 दिन में काला धन वापिस आएगा। तो मीडिया ने मेरे ख्याल में ये नहीं पूछा जी मोदी जी 100 दिन हो चुके, काला धन तो नहीं आया। ठीक है, इस तरह की जो बातें हैं। दूसरी बात कि महिला सुरक्षा की बात करते थे, बड़े नारे लगाए जाते थे महिला सुरक्षा के बारे में। महिलाओं के प्रति दिल्ली में अपराध बढ़े हैं। अभी मीडिया में भी खबरें आई थी, महिलाओं के प्रति दिल्ली में अपराध बढ़े हैं, घटे नहीं है। उसके बावजूद आप सभी दिल्ली के लोग मुझे एक बात बताइए, क्या दिल्ली में
7 महीने की सरकार आने के बाद क्या दिल्ली में करप्शन कम हो गया? पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए? नहीं किए ना? या गवर्नमेंट के जो ऑफिस थे जिसमें आप आम जो छोटे मोटे काम के लिए जाते हैं, जहाँ पे दलाल वगैरह बैठते हैं, क्या वो वहाँ से भाग गए या मतलब पैसे लेने बंद हो गए? नहीं हुए ना? तो मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब मैं ना खाऊंगा वाली बात तो मुझे पता नहीं, मैं खाने नहीं दूंगा ये मेरे बात गले नहीं उतर गई। दिल्ली में करप्शन जैसे पहले चल रहा था उसी तरह से फिर से शुरू हो, केवल बढ़ गया। केवल 49 दिन में हमारी सरकार आने के बाद जितने भी दलाल थे, पानी टैंकर के माफिया थे, सभी इधर उधर भाग गए थे। बल्कि खबरें देखते थे तो जितने भी पानी के टैंकर के माफिया थे वो सारी अपनी गाड़ियां लेके गुड़गांव भाग गए थे। आपने देखा होगा उनकी गाड़ियां वहां खड़ी थी, जब तक हमारी सरकार यहाँ रही वो दिल्ली में नहीं घुसे। तो ये बातें जो हैं ये आप लोगों को सोचनी पड़ेंगी कि भाई अभी 7 महीने की सरकार होने के बावजूद भी करप्शन वैसे का वैसा चालू है। तो करप्शन कम कहाँ हुआ? तो इन बातों पर विचार करके कि केवल आम आदमी पार्टी ही भ्रष्टाचार मिटा सकती है, एक सिस्टम बना सकती है, व्यवस्था बना सकती है, एक आदमी को तूफान बन के काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक शेर सुनाया था। अपनी बात खत्म करने से पहले जो ये अभी प्रस्ताव पास हो रहे हैं, झुग्गियों को बसाने की बात, अनधिकृत कॉलोनी की बात है, उस पर एक शेर पढ़ रहा हूँ। खाली प्रस्ताव पास करने से सुधार होने वाला नहीं, खाली प्रस्ताव पास करने से सुधार। करती हूँ। एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। 49 डेज एक्चुअली क्या होता है कि डेली प्रेस में रहते हुए हमारा पुलिस वालों से बहुत पुलिस स्टेशन आना जाना बहुत होता है, रिपोर्टिंग के लिए, उनसे न्यूज़ के लिए। तो 49 डेज में जब हम लोग वहाँ जाते थे तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, जिसमें मतलब अपने आप ही फेस पे स्माइल आ जाती है सोचकर। पहले क्या होता था कि FIR के लिए वहाँ पे अच्छा, आप पता नहीं आप लोगों का किसी का पाला पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा पुलिस वालों से, ना ही भगवान करे ना ही पड़े। तो FIR के लिए भी पैसे लिए जाते हैं वहाँ पर कि आपको अगर नॉर्मल कंप्लेंट करवानी है, उसको FIR में कन्वर्ट करवाना है तो पैसे दीजिए। मैंने एक चीज़ नोट की कि पुलिस वाले 49 डेज में प्रेस वालों से डरना बंद हो गए थे। वो देखते थे कि सामने वाला जो बैठा है FIR करवाने वाला, कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा हमारी, कहीं आम आदमी पार्टी वाला तो नहीं है। मतलब इस चीज़ से इतनी हैरानी हुई कि प्रेस का कार्ड लेकर जाते दिखाते, कोई नहीं डरता, कैप निकालो तो अच्छा ठीक है आपका अभी काम करते हैं, अभी काम करते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे लगा यहाँ मुझे शेयर करना चाहिए। बाकी आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और इसलिए मैं इस पार्टी से जुड़ी कि प्रेस से ज़्यादा मुझे लगा कैप में ज़्यादा दम है तो मैंने भी कैप पहन ली। उन्होंने कहा था कि मैं खाऊंगा और मैं खाने दूंगा, बिल्कुल सही बोला था और वो वही कर रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं, वो न खा रहे हैं और न हमें खाने दे रहे हैं। कारण बताओ, भिंडी का रेट 100 रुपए किलो है, आलू देख लो क्या रेट है। तो उन्होंने जो कहा था उसका मतलब आप गलत समझ गए। उन्होंने जो कहा था उस पर कायम है, वो न खाएंगे न हमें खाने देंगे। मेरे एक मित्र हैं, सज्जन हैं, जिनका जनकपुर अथॉरिटी में प्रॉपर्टी से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम है। और आपको पता होगा कि वहाँ पे अथॉरिटी में काफ़ी टाइप की रिश्वतें चलती हैं। तो उनसे जब हमने डिस्कस किया, वो बता रहे थे कि उस 49 दिनों में किसी भी टाइप की कोई भी रिश्वत ना ली गई न दी गई, लोग अपने आप काम करते थे और कुछ भी खाने पीने की बातें नहीं होती थी। तो मेरे मित्र ने मुझे बताया था, मैं सर यहाँ पे वो शेयर करना चाहता था। मेरा नाम सचिन है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा जो एक संदेश देती है। एक बार चलिए मैं शायद बाद में बात करूँगा। जैन साहब आगे हैं, जैन साहब का स्वागत करते हैं तालियों से। आप स्टोरी शेयर कर दीजिए ना। नहीं आइए, जो ऊपर से देख रहे हैं नीचे आ जाइए।
स्टोरी शेयर कर दीजिए प्लीज। चलिए मैं वो बात बताता हूँ जो एक संदेश देती है। आइए डॉक्टर साहब। एक बार एक टेलर दर्जी का बेटा, स्कूल की छुट्टी थी उसकी, अपने पिताजी के साथ दुकान पर चला गया। वो एक कैंची से कपड़ा जो था वो काटते थे और उस कैंची को अपने पाँव के नीचे रख लेते थे और फिर वो अपनी टोपी के अंदर से एक सुई निकालता और कपड़े को सिलता और फिर वापस वो सुई को अपने कैप पे लगा देता। तो बड़ी देर से उसका बेटा अपने टेलर पिताजी को देख रहा था। तो देखते देखते उसने फिर क्वेश्चन पूछा अपने पिताजी से कि पापा, आप ये कैंची से जब कपड़ा काटते हो तो अपने पाँव के नीचे क्यों रखते हो, और जब सुई से कपड़ा सिलते हो तो अपनी टोपी पे क्यों लगाते हो? तो उसके पिताजी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। उसके पिताजी ने कहा, जो चीज किसी को दो हिस्सों में बांटती है उसको हमेशा पाँव के नीचे रखना चाहिए, और जो चीज किसी को जोड़ती है उसको हमेशा सराखों में बिठा के रखना चाहिए। तो हमें ये आगे ध्यान रखना है, जो नेता हमारे को बांटने की कोशिश करते हैं उनको अपने जूती के नीचे रखना, और जो आपको जोड़ने की बात करते हैं उनको सराखों में बिठा के रखना। धन्यवाद।